वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जिस पर हम रसायन विज्ञान में सॉल्यूशन टॉपिक पढ़ रहे थे। इससे पहले वाली कक्षा में हम विलेयता या सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे। विलेयता में हमने ठोस की दर में विलेयता को समझा था और दूसरा पॉइंट हम गैस की दर में विलेयता को समझ रहे थे। तो देखो, सबसे पहले हमने जो ठोस की दर में विलेयता को समझा था, ठोस की दर में विलेयता, तो इसको आपको ये पता करना है कि कोई भी पदार्थ ठोस में, जो ठोस पदार्थ है वो द्रव में विलय है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको दो परिभाषाएं बताता हूं। आपको कोई भी ठोस पदार्थ जो है वो द्रव पदार्थ में कम विलय या ज्यादा विलय, तो इसके लिए वो दो पॉइंट बताता हूं। एक तो होती है जो आपके जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा। तो जो बात करें हम जालक ऊर्जा की, तो जालक ऊर्जा से अपना मतलब क्या है? कोई भी आयनिक पदार्थ है, कोई आयनिक ठोस पदार्थ है आपके, तो इस आयनिक पदार्थ का अगर हम 1 मोल लेते हैं, इस 1 मोल आयनिक पदार्थ को इसके आयनों में, इसके आयनों में विभक्त करना या तोड़ना, विभक्त करने या आप कह सकते हो तोड़ने, विभक्त करने या तोड़ने की क्रिया। तो इस 1 मोल आयनिक पदार्थ को उसके आयनों में विभक्त करने या तोड़ने की क्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा, तोड़ने की क्रिया में आवश्यक ऊर्जा जो होती है, उस आवश्यक ऊर्जा को हम तो जालक ऊर्जा कहते हैं। तो जालक ऊर्जा है आपके आयनिक पदार्थ जो है उसके 1 मोल को उन्हीं के आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक एनर्जी। और दूसरी देखो, एक होती है बच्चों बड़ी जलयोजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा। जल तो जानते हो, योजन मतलब योग होना। तो किसी पदार्थ की जलयोजन ऊर्जा का मतलब क्या है? आप किसी पदार्थ को जल में घोल रहे हो, तो जल में घोलेंगे तो उसके आयनों का जल के साथ योग होने की क्रिया के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है, किसी 1 मोल पदार्थ के आयनों के जल योजन, जल योजन मतलब जल के साथ घुलना, जल योजन की क्रिया में मुक्त ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा कहलाती है, जलयोजन ऊर्जा कहलाती है। देखो एक बार इनको देखो आप, जालक ऊर्जा है 1 मोल आयन को, आयनिक पदार्थ को उसके आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। और देखो जलयोजन ऊर्जा क्या है? जब आप किसी आयनिक पदार्थ को जल में घोल रहे हो तो उसके आयनों को जल में घुलने के दौरान जो ऊर्जा मुक्त हो रही है। अब अपने को यह पता करना है कि जो कोई ठोस पदार्थ है, अपने कोई ठोस पदार्थ जो है, उस ठोस पदार्थ की जल में विलेयता का, तो देखो अगर जलयोजन ऊर्जा जो है, जो एक प्रकार से क्या है मुक्त होने वाली ऊर्जा, और एक क्या है जालक ऊर्जा जो आयनों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो जिन पदार्थों की जलयोजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से क्या है ज्यादा, मतलब किसी पदार्थ को घोलने की क्रिया में मुक्त होने वाली ऊर्जा अधिक है किसकी तुलना में? उनको आयनों में तोड़ने की तुलना में। तो जलयोजन ऊर्जा यदि जालक ऊर्जा से ज्यादा है, इसका मतलब जब हम आयनिक पदार्थ को जल में घोल रहे हैं तो इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी जिससे उस आयनिक पदार्थ के जो घटक है वो आराम से आयनों में टूट जाएंगे, मतलब कुछ ऊर्जा फिर भी शेष रह जाएगी। तो जिनकी जालक ऊर्जा की तुलना में जलयोजन ऊर्जा अधिक होती है, उन ठोस पदार्थों की विलेयता अधिक होती है या वो जल में विलय होते हैं। जबकि जिन पदार्थों की जालक ऊर्जा ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या है? जलयोजन ऊर्जा से जालक ऊर्जा ज्यादा है, मतलब जल में घोलने पर जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसकी तुलना में आयनों में तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? मान लो आप बाजार में गए, आपके पास 20 रुपए, आप कोई चीज खरीद रहे हो, उसके लिए आपको 18 रुपए चाहिए, तो आपके पास 2 रुपए शेष है,
मतलब आप वो चीज आराम से खरीद सकते हो। लेकिन इसके अपोजिट, आपके पास 20 रुपए, आप मार्केट में गए, आप जो वस्तु लेना चाह रहे हो उसके 25 रुपए, तो आप नहीं खरीद सकते। तो बच्चों वही चीज यहाँ है, अगर जलयोजन ऊर्जा ज्यादा है यानी घुलने से प्राप्त ऊर्जा कणों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से ज्यादा है, मतलब कण आराम से टूट जाएंगे। लेकिन यदि कणों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है उसकी तुलना में जल से घुलने की क्रिया में प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या है, कम, मतलब फिर वो आयनों में नहीं विभक्त होगा। और आयनों में नहीं विभक्त होगा मतलब जल के साथ बंध नहीं बनाएगा, यानी जल में क्या होगा, विलय होगा। तो जिन पदार्थों की जलयोजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से ज्यादा होती है वो विलय पदार्थ होते हैं, घुलनशील होते हैं। और जिनकी जालक ऊर्जा जलयोजन से ज्यादा होती है वो क्या होते हैं, अघुलनशील। ये अपने महत्वपूर्ण चीज है बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है। ये अपने नॉर्मली अपने दिमाग को प्रिपेयर रखने के लिए, बाकी सिलेबस के अंदर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, परीक्षा में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो आपको समझने के लिए कि ठोस की द्रव में विलेयता का कैसे पता करें। तो जिन ठोसों की जलयोजन ऊर्जा उनकी जालक ऊर्जा से ज्यादा है वो जल में क्या होते हैं, विलेय या घुलनशील होते हैं। तो बच्चों इससे आगे हम पढ़ रहे थे, अपना अगला टॉपिक चल रहा था किसी गैस की द्रव में विलेयता, ये पढ़ रहे थे गैस की द्रव में विलेयता। इसकी परिभाषा पढ़ी थी हमने कि किसी विलायक की निश्चित मात्रा में गैस की अधिकतम मात्रा घुली होती है, जैसे जल में CO2 की। फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे हम, और प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक पढ़ा था हमने गैस की प्रकृति। नंबर 1 क्या पढ़ा था, गैस की प्रकृति। ये पढ़ लिया था हमने, वापस हल्का सा देख लेते हैं। तो बच्चों गैस की प्रकृति में मैंने बताया था जिन गैसों के आयनित होने आयनन का गुण अधिक है, जिन गैसों का आयनन का गुण अधिक है उनकी जल में विलेयता भी क्या होगी, अधिक। जैसे NH3HCl, इनका आयनन क्या होता है, अधिक, इसलिए इनकी जल में विलेयता भी क्या होती है, अधिक। और कुछ गैसें ऐसी जिनका आयनन कम होता है, आयनन अगर कम हो रहा है तो उनकी जल में विलेयता क्या होगी, कम। जैसे N2O2 H2 देखा था हमने। तो ये गैस की प्रकृति है, जो गैसें आसानी से आयनित होती है उनकी विलेयता ज्यादा, और जिनका आयनन कम होता है उनकी विलेयता कम। ये इससे पहले वाले में देख लिया था हमने, ये N2O2 H2 एग्जाम्पल थे। इसमें मैंने बताया था O2 की विलेयता जल की तुलना में रक्त में ज्यादा होती है, जिसका कारण रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन था। अब बच्चों इसी में दूसरा कारण पढ़ते हैं, नंबर 2 कारण जो है वो पढ़ते हैं। तो देखो गैस की प्रकृति के बाद दूसरा था आपके विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, तो बच्चों विलायक की प्रकृति सेम वो की वही है जो अपने ठोस की द्रव में विलेयता पढ़ा था कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। मतलब जो गैसें ध्रुवीय होगी, ध्रुवीय गैसें जो होगी वो ध्रुवीय विलायकों में क्या होगी, विलय होगी। ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में क्या होगी, विलय। जैसे इसको देख लो, अमोनिया HCl जल में क्या है, विलय है। और देखे आगे, तो अगर गैस की है, अध्रुवीय गैसें, अध्रुवीय गैसेज है, तो इनकी अध्रुवीय विलायकों में विलेयता क्या होगी, अध्रुवीय विलायकों में विलेयता ज्यादा होगी। जैसे O2 गैस है, इसकी N2 में विलेयता क्या होती है, ज्यादा होती है जल की तुलना में। तो अगर गैस ध्रुवीय और विलायक ध्रुवीय तो ज्यादा विलय होंगे, क्योंकि प्रकृति क्या है, समान। समान प्रकृति का अर्थ है उनकी अन्योन क्रिया समान। अन्योन क्रिया समान होने का मतलब क्या है, जब वो आपस में क्रिया करेंगे तो उनमें सेम बॉन्ड बनेंगे। इसलिए ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में विलय होती है, और जो अध्रुवीय गैसें होती है
वो अध्रुवीय विलायकों में क्या होती है बच्चों, विलय होती है। ये था आपका दूसरा प्रभाव, विलायक की प्रकृति। इसके बाद बात करते हैं बच्चों तीसरा प्रभाव, वही ताप का प्रभाव। गैस की दर में विलेयता पर तीसरा है आपके ताप का प्रभाव। और बच्चों बात करें ताप के प्रभाव की, तो मोस्टली जब हम तापमान में वृद्धि करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो गैस की दर में विलेयता जो होती है वो क्या होती है, घटती है। गैस की दर में विलेयता ताप बढ़ेगा तो घटेगी। कैसे, देखो ये पात्र है, जैसे इस पात्र में ये अपने पास जैसे जल है या कोई द्रव पदार्थ है, इसमें जैसे ये कुछ गैस के कण है। अब अगर हम ताप बढ़ाएंगे, इसके तापमान में वृद्धि करेंगे, तो होगा क्या, ये जो गैस के कण है इसकी स्थानांतरण की क्रिया बढ़ जाएगी, या कह सकते हैं इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ये कण क्या इस पात्र में से बाहर चले जाएंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, जब ये पात्र में से बाहर चले जाएंगे तो गर्म करने के बाद इस पात्र में अपने ये जैसे द्रव पदार्थ है, और जैसे हमने ताप बढ़ाया तो ताप बढ़ाने पर ये गैस के कण जो है वो अपने बाहर चले गए, तो इसमें कणों की संख्या क्या हो जाएगी, कम, मतलब विलेयता घट जाएगी। तो ताप बढ़ाने पर बच्चों विलेयता घटती क्यों है गैस की, जब किसी गैस की दर में विलेयता में हम ताप बढ़ाते हैं तो गैस के जो कण होते हैं उन कणों की स्थानांतरण की क्रिया में गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण गैस के कण जो होते हैं वो विलायक से बाहर चले जाते हैं, या कह सकते हैं विलयन की सतह के बाहर चले जाते हैं, जिससे एकांक आयतन में गैस के कणों की संख्या कम हो जाती है, अर्थात विलेयता घटती है। तो आपको नॉर्मल तरीके से आपको मानना एक नंबर में आ गया कि किसी गैस की दर में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है, क्यों, तो एक तो ये लिख सकते हो क्योंकि जब ताप बढ़ाते हैं तो गैस के कणों की स्थानांतरण क्रिया या उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे गैस के कण पात्र में से बाहर स्थानांतरित हो जाते हैं। अतः एकांक आयतन में गैस के कणों की संख्या घट जाती है, जिससे विलेयता घटती है। और इतना याद नहीं है या याद ना रहे तो आप दूसरा आसान तरीका क्या लिख सकते हो कि सामान्यतः किसी गैस की दर में विलेयता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है बच्चों। कैसा प्रक्रम है, सॉरी, हाँ, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, इसका मतलब ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर गैस के कण क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे। लेकिन वो जो एक इसी में एक क्वेश्चन है जो भी सॉरी बोला था ना, उसका कारण ये था अपने जो हाइड्रोजन गैस है और जो ये जो हीलियम गैस है, ये दो ऐसी गैस हैं जो ताप बढ़ाने पर इनकी जन्म विलेयता बढ़ती है। अब पूछ रहे कैसे बढ़ती है, इसका कारण क्या है, तो वो जो H2 और हीलियम ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता बढ़ने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये कैसा प्रक्रम है, ऊष्मा स्वस्य प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है, ऊष्मा स्वस्य प्रक्रम। तो इन दोनों को जब जल में घोलते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है घुलने के लिए, और अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं मतलब ऊर्जा दे रहे हैं तो ये ज्यादा विलय होंगे। जबकि मोस्टली किसी गैस को जब हम दर में विलय करते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है, अगर हम ताप देंगे तो मुक्त ऊर्जा की पुनर्पूर्ति होगी तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है बच्चों, यह आपके ताप का प्रभाव। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों आपके गैस में दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, ये देखो दाब के प्रभाव को समझते हैं। एक पात्र लिया हमने, इस पात्र में ये दो बराबर के सतह बना लेते हैं। और ये ले लेते हैं जैसे हम कोई गैस।
ये अपने पास क्या है, गैस के रूप में जो विलय है, और ये अपने पास क्या है, विलायक है। अभी दोनों क्या है, साम्य अवस्था में, ये दोनों क्या है, गतिज साम्य अवस्था में। लेकिन जैसे हम दाब बढ़ाएंगे, जैसे दाब बढ़ाए हम, तो दाब बढ़ाने पर होगा क्या, ये अपने पास जैसे देखो द्रव पदार्थ है, इस द्रव पदार्थ में, एक मिनट इसको बीच वाले उठा देते हैं। जैसे यहां पर हम दाब लगाएंगे, दाब बढ़ाने पर होगा क्या, ये गैस के जो कण है, ये कण क्या होंगे, अंदर की ओर प्रवाहित होंगे, और जब ये अंदर की ओर प्रवाहित होंगे तो अपने पास नई व्यवस्था कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। तो जो गैस के कण पहले गतिज साम्य अवस्था में थे, वो कण क्या हो गए, अब विलायक के अंदर आ गए। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जैसे दाब लगाएंगे तो ये जो गैस के कण है ये संपीड़ित होंगे, और संपीड़ित होने के कारण ये कण क्या होंगे, आयतन के अंदर चले जाएंगे विलायक के, जिससे इनकी विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। मतलब एक बार लाइन में कहें तो हम ये कह सकते हैं, दाब बढ़ाने पर गैस की दर में विलेयता, गैस की दर में विलेयता बढ़ती है। जब हम दाब बढ़ाते हैं तो गैस की दर में विलेयता बढ़ती है, क्योंकि गैस के कण क्या होते हैं, संपीड़ित, और जैसे हम दाब लगाते हैं तो गैस के कण धीरे धीरे क्या होते हैं, जो आपका विलायक है उसके आयतन में चले जाते हैं, और जिससे क्या होता है, प्रति एकांक आयतन जो होता है उसमें विलय के कणों की संख्या बढ़ जाती है। और ये तब तक होता रहता है बच्चों, जब तक पुनः गतिज साम्य अवस्था नहीं आ जाएगी, तब तक दाब बढ़ाने पर गैस की दर में विलेयता बढ़ती रहेगी, जब तक पुनः साम्य अवस्था नहीं आ जाएगी जैसे पहले थी। जब साम्य अवस्था आ जाएगी उसके बाद दाब का इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। यह नॉर्मली दाब का प्रभाव है कि दाब बढ़ाने पर गैस के कण संपीड़ित होते हैं, तथा अधिक दाब लगाने पर वो कण जो होते हैं वो आयतन में बढ़ते जाते हैं, या प्रति आयतन कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे गैस की विलेयता बढ़ती है। लेकिन कब तक बढ़ती है ये ध्यान रखना, जब तक पुनः गतिज साम्य अवस्था स्थापित नहीं हो जाती। पुनः गतिज साम्य अवस्था आ जाएगी, फिर दाब का प्रभाव क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाता है। बच्चों इस दाब के प्रभाव को समझने का कार्य, गैस की दर में विलेयता पर, गैस की दर में विलेयता, इस विलेयता पर दाब के प्रभाव, दाब के प्रभाव को सबसे पहले हेनरी ने समझाया, या कह सकते हैं विलेयता एवं दाब, विलेयता एवं दाब में मात्रात्मक संबंध बताने का कार्य सबसे पहले हेनरी ने किया था। तो हेनरी ने गैस की दर में विलेयता पर जो प्रभाव समझाया था उसे हेनरी का नियम कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, हेनरी का नियम। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट है तो आपके हेनरी का नियम, इसके अनुप्रयोग बड़े बड़े उद्योगों में तो होते हैं, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग अपने दैनिक लाइफ में भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको आराम से समझो आप। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने गैस की दर में विलेयता और दाब के प्रभाव को समझाया किसने, मात्रात्मक संबंध बताने वाले व्यक्ति कौन थे, तो हेनरी ने बताया। बच्चों हेनरी ने क्या कहा, हेनरी ने कहा कि स्थिर ताप या निश्चित ताप, स्थिर ताप या निश्चित ताप, स्थिर ताप या निश्चित ताप पर किसी गैस की दर में विलेयता, किसी गैस की दर में विलेयता, दर में विलेयता गैस के आंशिक दाब, गैस के आंशिक, गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है।
इन्होंने मात्रात्मक संबंध को बताते हुए क्या कहा कि किसी गैस की विलेयता उतनी होगी जितना आप दाब लगाओगे, यानी गैस पर आप दाब कम लगा रहे हो मतलब उसकी गैस की विलेयता कम होगी, और दाब ज्यादा लगा रहे हैं मतलब उसकी विलेयता क्या होगी, ज्यादा। तो देखो यहां पर ये लिख लेते हैं अपने P समानुपाती M, P समानुपाती M, ये इनके संबंध के आधार पर देखें हम तो अपने क्या आ गया P समानुपाती M, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो M समानुपाती P, यानी M यहां पर हमने क्या लिया है, विलेयता को लिया है, और P क्या है, दाब। तो जो समानुपाती चिन्ह को हटा दें तो P इज इक्वल आ जाएगा आपके K डॉट स्मॉल m। इसको देखें तो M इज इक्वल K डॉट P। अगर आपको मान लो K ज्ञात करना है और K क्या है यहाँ पर स्थिरांक, तो P बट्टा M, और इधर वाले से देखें तो K बराबर क्या है, M बट्टा P। तो ये बच्चों हेनरी के संबंध का मात्रात्मक संबंध जो है उसका समीकरण बनाया हमने। इनके अनुसार दाब और विलेयता एक दूसरे के समानुपाती है। देखो यहां लिख देते हैं, जहां हमने माना क्या है वो देखो, जहां स्मॉल m गैस की विलेयता है, गैस की विलेयता के लिए काम में लिया है यहाँ पर। इससे पहले हमने मोललता के लिए स्मॉल m काम में लिया था बच्चों, और यहाँ स्मॉल m किसके लिए काम में ले रहे हैं, गैस की विलेयता के लिए। फिर यहाँ पर अपने पास P क्या है, तो गैस का आंशिक दाब है, गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब है। और देखो अपने पास K क्या है, K है आपके पास नियतांक या स्थिरांक, नियतांक या स्थिरांक, मतलब गैस का दाब और स्थिरांक का जो सूत्र क्या है, P बट्टा M, यानी दाब बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी तभी तो मान स्थिर रहेगा। भाई देखो 1/1 लिखो या 2/2 लिखो या 3/3 लिखो, तभी तो आपके पास मान क्या रहेगा, 1 प्राप्त होना। तो K यानी स्थिरांक, यानी इसका मान तो नियत रहना है, और मान नियत कब रहेगा, जब आप P और M दोनों को बढ़ाओगे या M और P दोनों को बढ़ाओगे। तो हेनरी के नियम की बात कर ले वापिस एक बार, तो हेनरी ने सीधा बताया कि आप जो विलयन बना रहे हो उस विलयन में यदि आप तापमान नहीं बदल रहे हो, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर तो क्या हो जाएगी, गैस की विलेयता घटेगी, कारण क्योंकि गैस के कण क्या होंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ने से बाहर निकल जाएंगे। तो स्थिर ताप रखना है, स्थिर ताप पर किसी भी गैस की दर में विलेयता है वो दाब बढ़ाने के साथ साथ क्या होगी, बढ़ेगी। दाब जितना ज्यादा लगाएंगे विलेयता क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो देखो इसको इसी के आधार पर हेनरी का जो नियम है, इस नियम में आरेख बनाए हम। हेनरी के नियम में क्या बनाए, आरेख। अपने एक तरफ ले लेते हैं मोललता और एक तरफ ले लेते हैं दाब। तो जैसे जैसे दाब बढ़ाओगे तो मोललता बढ़ेगी, मतलब आरेख क्या होगा, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। तो दाब और अपने विलेयता, मोललता नहीं सॉरी यहाँ पर एम क्या, विलेयता, तो विलेयता और दाब में संबंध एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो यह है बच्चों हेनरी का नियम। स्क्रीनशॉट लो देखें, ठीक है। अब बच्चों इसी में हेनरी के नियम में इसी को आगे लिखे हम, तो इसको चेंज करके ये लिख सकते हैं हम, जो विलेयता है बच्चों, विलेयता स्मॉल m के स्थान पर मोल अंश, मोल अंश का प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने पर, तो देखो विलेयता m के स्थान पर यदि मोल अंश लें, तो मोल अंश लेने पर हेनरी का नियम क्या होगा, तो वो देखो हेनरी का नियम वापस लिखते हैं हम। तो हेनरी के नियम में चेंजेस केवल विलेयता के लिए आ जाएगा, बाकी नॉर्मल सेम रह जाएगा। तो वही आपके निश्चित ताप या स्थिर ताप पर, निश्चित ताप पर किसी गैस का, किसी गैस का आंशिक दाब, किसी गैस का आंशिक दाब, उस गैस के
उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है, ये इन्होंने कहा। तो देखो इसका संबंध, भाई पहले तो उन्होंने कहा कि जितना दाब लगाओगे विलेयता उतनी बढ़ेगी। फिर दूसरा देखो इन्होंने क्या कहा कि गैस का दाब कितना लगेगा उसका कितना मोल अंश होगा। और ये फैक्ट भी है भाई। मान लो किसी ट्यूब पर, जो अपनी ट्यूब होती है उस पर कोई छोटे बच्चे को 5 किलो के बच्चे को अपने खड़ा कर दिया तो उसका दाब कम लगेगा। और एक मान लो 50 किलो वजन वाले व्यक्ति को खड़ा कर दिया तो दाब ज्यादा लगेगा। और किसी 80-85 किलो वाले को भी तो खड़ा कर सकते हैं तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो किसी भी गैस का आंशिक दाब क्या है, उसके मोल अंश पर, उसके मोलू का जो अंश है उस पर निर्भर करेगा। यानी मोल अंश कम है मतलब दाब कम लगेगा, और मोल अंश ज्यादा मतलब क्या होगा, दाब ज्यादा। देखो इसका भी गणितीय समझ बनाते हैं। तो अपने ये कह रहा है दाब P समानुपाती किसके, मोल अंश अक्ष। अक्ष किसका मोल अंश है, गैस का। तो यहाँ गैस लिख देते हैं तो ये आ जाएगा आपके समझ, दाब समानुपाती अक्ष के। बच्चों समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए स्थिरांक काम में लेते हैं। और बच्चों हेनरी ने खुद ने अपना स्थिरांक बनाया था KH हेनरी का स्थिरांक। ये आ गया आपके अक्ष गैस। अगर आपको KH का मान भी ज्ञात करना पड़ सकता है तो आप P में भाग कर देना अक्ष गैस का। और अगर आपको अक्ष गैस का मान ज्ञात करना हो तो आप P में भाग कितना लगा दोगे, KH का। ये अपने क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। अब देखो यहां पर है क्या, वो लिख लेते हैं। जहां सबसे पहले P की बात करें तो वही गैस का आंशिक दाब है, गैस का आंशिक दाब। P है आपके गैस का आंशिक दाब। P आंशिक दाब है, क्या है, आंशिक दाब। फिर बात करें बच्चों इसी में अपने अक्ष गैस क्या है, तो गैस का मोल अंश है, गैस का मोल अंश, गैस का मोल अंश है। और बच्चों बात करें इसके बाद अपने KH, तो KH क्या है, हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। ये बच्चों आपके हेनरी का नियम है। ये क्या है, हेनरी का नियम। इसका भी स्क्रीनशॉट लो देखें। ठीक है, ये बच्चों अपने हेनरी का क्या है, नियम। अब हेनरी के नियम की कुछ कमियां थी, सीमाएं या लिमिटेशन। तो हेनरी के नियम की कुछ कमियों की बात करते हैं। हेनरी के नियम की कमियां या सीमाएं, लिमिटेशन भी कह सकते हो। तो हेनरी के नियम की कमियां क्या थी, हेनरी के नियम की सबसे पहले कमी यह थी, इन्होंने कहा कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक ना हो। पहली चीज इन्होंने कहा कि दाब का प्रभाव होगा, दाब बढ़ेंगे तो विलेयता बढ़ेगी, लेकिन दाब बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही ताप बहुत कम नहीं हो, ताप बहुत कम न हो। विलयन में ताप जो स्थिर होना चाहिए लेकिन वो बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा विलयन तनु होना चाहिए, विलयन क्या हो, तनु हो, यानी विलयन में विलय की मात्रा कम होनी चाहिए। और चौथी चीज इन्होंने बताई कि विलय पदार्थ जो है, विलय का आयनन, विलय का आयनन या संगुणन, विलय का आयनन या संगुणन नहीं होना चाहिए। ये इनके नियम की 4 कमियां थी। पहली चीज इन्होंने कहा कि दाब बढ़ने पर विलेयता बढ़ेगी, लेकिन उसमें शर्त थी कि दाब बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज इन्होंने कहा ताप स्थिर रखो, लेकिन उसमें कि ताप बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए, मतलब विलयन में आप विलय की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं ले सकते। और चौथी चीज
विलय पदार्थ जो है उसका विलयन में ना तो आयनन होना चाहिए, आयन में ना तो आयन में टूटना चाहिए और ना क्या हो संगुणन होना चाहिए। ये इन्होंने बताई थी। देखो आयनन और संगुणन के सापेक्ष एक चीज देख लेते हैं छोटी सी। एक तो देख लेते हैं हम घुलना, जिसको विलीनीकरण भी बोलते हैं। घुलना या विलीनीकरण क्या होता है। और एक देख लेते हैं क्रिस्टलीकरण। घुलना और क्रिस्टलीकरण, इन दो परिभाषाओं को देखते हैं। वैसे तो ये ठोस की तरह में लेता हुआ टॉपिक के लिए, लेकिन अभी अपने बात आएगी तो इसको बता देता हूं मैं। तो देखो घुलना या विलीनीकरण की बात करें तो जब हम किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव विलायक में घोल रहे हैं और ठोस पदार्थ या विलय के कण, ठोस विलय के कण वो जब उसमें घुल रहे होते हैं तो उस क्रिया को घुलना या विलीनीकरण कहते हैं। जैसे नमक को जल में घोल रहे हैं और नमक के कण जल में घुल रहे हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है, विलीनीकरण कहलाती है, घुलना कहलाती है। बात करो तो क्रिस्टलीकरण की, तो क्या होता है जब हम नमक को जैसे जल में घोल रहे हैं और जल में घुल रहे कण, वो तो घुलना हो गया, लेकिन उसमें क्या होता है विलय के जो कण होते हैं, विलय के कण आपस में जुड़ते भी है। विलयन में जब विलय के कण आपस में जुड़ने लग जाए और जुड़कर वो क्या हो क्रिस्टल में बदल जाए तो उस क्रिया को कहते हैं क्रिस्टलीकरण। वापस परिभाषा बता देता हूं, लिखना क्या है। किसी ठोस विलय का द्रव विलायक में घुलना या घुलने की क्रिया को घुलना या विलीनीकरण कहते हैं। और दूसरी क्रिस्टलीकरण क्या है, तो जब किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव पदार्थ में घोलते हैं तो घुलने की क्रिया में ठोस विलय के कण आपस में जुड़कर और क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं तो उस क्रिया को क्रिस्टलीकरण की क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत कम बच्चे क्लास देखते हैं। आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है बच्चों, ताकि आप छुट्टियों का यूटिलाइज कर सको ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि देखो आप अभी छुट्टियों में अपनी जो कमजोरी है, जिन बच्चों के 11th में किसी कारण से कम नंबर आ रहे थे, वो इन क्लासों को बार बार देख के अपनी कमियों को सुधारने की चेष्टा करो ताकि तुम्हारे 12th में बहुत अच्छे नंबर आ सके। क्योंकि 12th में जिन बच्चों के 90 से ज्यादा प्रतिशत बनते हैं उनको इंस्पायर अवार्ड मिलता है, जिसका आप आगे की एजुकेशन में बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।